वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु विजय सिन्हा। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने 10th का एग्ज़ाम दिया है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। सारे लोग अपनी स्ट्रीम भी प्लान कर रहे हैं, चाहे आप साइंस स्ट्रीम लें, कॉमर्स स्ट्रीम लें या ह्यूमैनिटीज़ लें, मैथ्स सब में होता है। और मैथ्स की इम्पॉर्टेंस तो सबको पता ही है कि मैथ्स करियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैथ्स की प्लानिंग की आज वीडियो है। क्लास 11th की मैथ्स 10th से कैसे डिफरेंट हो जाती है और किस तरह से पढ़ाई करना है, क्या पढ़ना है। तो आज की वीडियो ऐसे तो मैं सिलेबस लेकर जा रहा हूँ, आज की वीडियो मैं सिलेबस कराऊंगा आज की वीडियो में, लेकिन क्या है कि सिलेबस के साथ साथ मैं एक ओवरव्यू दे दूंगा कि क्लास 10 से क्या डिफरेंस आ जाता है, किस तरह से आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में यूनिट आप देख रहे हैं, 5 यूनिट्स हैं। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में सारे आ जाते हैं आपके स्कूल के होमवर्क, क्लास वर्क वगैरह, तो खैर होमवर्क ही ज़्यादातर लगता है, और प्रैक्टिकल होते हैं या फिर जैसे भी यूटी वगैरह हों, तो हर स्कूल में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है, थोड़ी सी चेंजेस होती है। तो 80 मार्क्स की थियरी होगी, 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट होगी, तो 100 मार्क्स का पेपर हुआ। तो थ्योरी तो 80 मार्क्स की हुई। तो 80 मार्क्स के अंदर 5 यूनिट्स हैं। मैं फाइनल के टर्म में समझा रहा हूँ अभी आपको, मतलब यूटीज के हिसाब से तो टॉपिक वाइज टेस्ट होते रहेंगे, लेकिन 11th का पूरा ओवरऑल एक सिलेबस आप समझ लो। तो 80 मार्क्स में आपके पास 5 यूनिट्स हैं। आप देख पा रहे हो, फर्स्ट यूनिट सेट्स एंड फंक्शंस है, उसमें 3 चैप्टर्स हैं। अलजेब्रा में 5 चैप्टर्स हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 चैप्टर्स हैं, कैलकुलस एक आपकी बिल्कुल न्यू, आपके लिए कैलकुलस सबसे न्यू चैप्टर आ गई है, जो कि फिजिक्स में भी काफ़ी हेल्प करती है। मैथमेटिक्स में जितनी मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे, चाहे इंजीनियरिंग पढ़ो या इवन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, आप कॉमर्स पढ़ो, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो, कहीं भी जाओ, किसी भी कोर्स में जाओ, तो कैलकुलस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये पहली बार आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ एक चैप्टर होगा, स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर और एक प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर। तो 5 यूनिट्स हो गए, और चैप्टर कितने हो गए? 3 + 5 8, 3 11 12 14 चैप्टर्स। तो 12 कितने आपके टोटल चैप्टर हो गए? 14। तो चलिए वन बाय वन थोड़ी सी शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ। देखो, आप 10th का एग्जाम देकर बैठो, 11th में जाने वाले हो, तो बहुत ज़्यादा डीप में भी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। तो यूनिट 1 की जो फर्स्ट चैप्टर है वो सेट्स है। देखिए, यूनिट 1 का पहला चैप्टर सेट्स है। ये चैप्टर 1 है, यूनिट 1 की ये चैप्टर 1 है। कौन सी? इसका नाम है सेट्स। चैप्टर 1 का नाम है सेट्स। अब फंक्शंस उसमें नहीं बोलूँगा, चैप्टर 1 में सेट्स बोल रहा हूँ। तो सेट्स में आप क्या पढ़ोगे? इस तरह की चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ोगे, जैसे A = 1 2 3 4 5। जैसे आप पढ़ोगे नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 4 5 डैश। फिर आप होल नंबर का सेट पढ़ोगे, होल नंबर का सेट जैसे W बोल रहा हूँ, 0 1 2 3 इस तरह जा रहा है। तो इस तरह आप नेगेटिव इंटीजर का सेट। आप यूनियन पढ़ोगे, यूनियन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन। यूनियन क्या होती है? जैसे A यूनियन B बोल रहे हैं, तो दो सेट के कॉम्बिनेशन है। यूनियन क्या हुआ? इनफैक्ट कंबाइन करना। यूनियन का मतलब कंबाइन करना, कॉम्बिनेशन है। और एक इंटरसेक्शन पढ़ोगे आप, तो इंटरसेक्शन में ऐसे अपोजिट टाइप का, इंटरसेक्शन में क्या होता है? अपोजिट टाइप का यू लिखा होता है, ये इन्वर्टेड यू लिखी होती है। जैसे अगर हम A इंटरसेक्शन B बोलते हैं, तो इसका मतलब कॉमन होता है। इंटरसेक्शन का मतलब दो सेट के कॉमन एलिमेंट। तो ये तो एक मतलब ओवरव्यू दिया मैंने। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं, सबसेट हैं आपके, काफ़ी चीज़ें हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट है, कुछ लॉज हैं। तो इसके डीप में भी नहीं जा रहा, ये चीज़ें आप पढ़ोगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये आपके पास पहली बार आ रही है। 10th तक आपको बिल्कुल पता नहीं था, यहाँ तक कि सेट्स भी बहुत से बच्चे, CBSE में तो एटलीस्ट सेट्स नहीं है। और रिलेशन फंक्शंस भी लाइफ में पहली बार आपको मिल रहा है। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में दो सेट का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जैसे इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। इसको क्या बोलते हैं हम? कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। A क्रॉस B पढ़ते हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं? A × B, और बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट। और इसी सेट के अंदर से जो छोटे सेट होते हैं, स्मॉलर सेट इनसाइड इट, स्मॉलर सेट इनसाइड A क्रॉस B, इनसाइड A क्रॉस B, ये रिलेशन होते हैं जो कि थोड़े कंडीशन के हिसाब से होते हैं। ये आपके स्मॉलर सेट क्या हो गए? ये रिलेशन हो गए। तो रिलेशन में सर्टेन कंडीशन होते हैं। तो ये थ्योरेटिकल चैप्टर होती है, तो ऐसे मैं अभी डीप में नहीं जा रहा, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के बेसिस पर हम दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके अंदर जो सबसेट होते हैं, छोटे छोटे सेट, वो रिलेशन बनाते हैं। तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। रिलेशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी आपको। नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है,
वहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री 90 डिग्री तक पढ़ा। देखिए आपने क्लास 10th में कितना पढ़ा, 0 to 90 पढ़ा, आपने क्लास 10 में पढ़ा 0 to 90। यहाँ पे क्या होगा, अब आप मोर देन 90 पढ़ने लगेंगे, आप यहाँ तक कि मोर देन 180 पढ़ने लगेंगे, आप मोर देन 270 पढ़ने लगेंगे, आप मोर देन 360 पढ़ने लगेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसी डिग्री आ जाएगी, जैसे आपके पास हो गई जैसे 360 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1080, उसमें 45 जोड़ दिया, 1080 में 45 जोड़ दिया, तो 1125 डिग्री की वैल्यू निकालना सीखेंगे कि 1125 डिग्री की कैसे कैलकुलेट करते हैं। बड़े बड़े रिजल्ट, जैसे आप 360 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1800 बनता है, 1800 में 60 माइनस कर दो, अगर 1800 को 60 से अगर आप 1800 डिग्री बोलते हो और उसमें से 60 माइनस कर देते हो तो कितनी डिग्री होती है, आप खुद ही देखो। 1800 में से 60 को माइनस कर दो तो कितनी होती है। ऐसे ऐसे डिग्री आपको मिलेंगे। ये होगी 1740 डिग्री। तो क्या होता है, आप डिग्री के साथ साथ रेडियन भी पढ़ोगे, डिग्री ही नहीं पढ़ोगे आप, डिग्री के साथ साथ क्या पढ़ोगे, रेडियन भी पढ़ोगे। डिग्री एंड रेडियन मतलब आप पहले तो आप एंगल को सिर्फ डिग्री में लिखते थे, 10th तक आपने एंगल को कैसे लिखा, सिर्फ डिग्री में, लेकिन यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, डिग्री में भी लिखोगे, रेडियन में भी लिखोगे। यहाँ आप पाई रेडियन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, पाई रेडियन। इसका कैसे, पाई सी, पाई के ऊपर सी को कैसे पढ़ेंगे हम, पाई रेडियन पढ़ेंगे हम। तो अभी मैं खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ, जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। जब चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो बड़े ही सिस्टमेटिक चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज आराम से सब कुछ समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से A to Z बेसिक से समझाऊंगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लो। और अभी तक वीडियो आपको मज़ा आ रहा है वीडियो में तो आप लाइक करो और अपने फ्रेंड्स का शेयर करो। तो अभी आप बने रहना वीडियो पर, सारे यूनिट्स की थोड़ी सी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप बड़े बड़े एंगल्स पढ़ने लगोगे, डिग्री रेडियन, और जो फार्मूला का लिस्ट देख रहे हो ये तो एक ओवरऑल लिस्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये जो आप देख रहे हो ये वाला टेबल, ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है सिर्फ। तो एग्जैक्ट में एक दो लिख कर दिखाता हूँ। जैसे ऐसा वाला फार्मूला, जैसे साइन A प्लस बी, जो आपने वहाँ पे वैल्यू से प्रूव किया था 10th में, ये लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे हम प्रूव नहीं करते थे। हम क्या करते थे, डायरेक्ट डिग्री पुट कर देते थे। देखो जैसे मैंने लिखा साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। अब जैसे आप यहाँ पे ट्रिपल एंगल पढ़ने लगोगे, डबल एंगल, जैसे साइन 2A पढ़ने लगोगे, आप tan 3A पढ़ने लगोगे, आप हाफ एंगल पढ़ने लगोगे, आप साइन का A/2 पढ़ने लगोगे, एंगल का आधा। फिर आप इस तरह के काफ़ी चीज़ें, आप माइनस पढ़ने लगोगे, जैसे आप tan A माइनस बी पढ़ने लगोगे तो A प्लस बी, A माइनस बी, एंगल का आधा, एंगल का डबल, आप क्या पढ़ रहे हो, एंगल का सम A प्लस बी, एंगल का डिफरेंस A माइनस बी, एंगल का आधा A/2, एंगल का डबल 2A, एंगल का ट्रिपल 3A। इस तरह की चीज़ें आप पढ़ने लगोगे। तो फार्मूला की काउंटिंग पर नहीं जाना है, आप मेरी वीडियो को रेगुलर वॉच करो, मेरी वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर वॉच करो। आप ये मत समझना कि सारे रटने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। आपको मैं तरीके समझाऊंगा कि फार्मूला याद करते कैसे हैं। ऐसे थोड़ी कि आइडेंटिटी 50-60 आइडेंटिटी मिले तो सबको रटना, सो ऐसा नहीं हो सकता, समझना पड़ता है। अगर आप समझ जाओगे तो आप खुद से डिराइव कर लोगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे थोड़ी बड़ी हो जाती है। अब हम लोग आते हैं कि अलजबरा में क्या है। ये हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट यूनिट पढ़ा, 3 चैप्टर्स हो गए। फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स कौन से, सेट्स हो गया, रिलेशंस फंक्शंस हो गया और ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये 3 हो गए। अलजबरा के 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक आपने क्या पढ़ा था, रियल नंबर। 10th तक आपने क्या पढ़ा था, रियल नंबर। 10th तक आपने पढ़ा था रियल के अंदर आपने सारा पढ़ा था। रियल के अंदर आपने रैशनल भी पढ़ा था और इरेशनल भी पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर नंबर अब दूसरे भी ऐड हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th में कौन सा नंबर ऐड हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं बताता हूँ शॉर्ट में कि कैसा लुक होगा इस नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर होगा तो हम इसे कहेंगे इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर। आप समझो, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर -5 है तो ये कौन सा नंबर होगा, इमेजिनरी नंबर हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोलोगे सर नाम तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पर आयोटा का आप कॉन्सेप्ट पर होगे। कैसे, आयोटा, इसे क्या कहते हैं, आई लिखते हैं, और इसे पढ़ते कैसे, हम आई लिखते हैं और आयोटा पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। और आयोटा को स्क्वायर रूट ऑफ -1 बोला जाता है, और इसी को हम इमेजिनरी नंबर भी बोलते हैं। आयोटा का मतलब आई से सिंबल होता है और स्क्वायर रूट के अंदर -1 होता है। तो ये आयोटा का मतलब
स्क्वायर रूट के अंदर -1, लेकिन इमेजिनरी नंबर का मतलब ये होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है a प्लस आयोटा बी टाइप। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा बी टाइप। जैसे a और b इसमें कौन से होते हैं? a रियल नंबर होता है और b रियल नंबर होता है, लेकिन a प्लस आयोटा बी कैसा होता है? आप ध्यान से देखो, a रियल नंबर होता है, b रियल नंबर होता है, लेकिन a प्लस आयोटा बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दो, आप एग्जाम्पल देखो a प्लस आयोटा बी, जैसे 7 प्लस 3 आयोटा। तो आज इसमें देख रहे हो 7 भी रियल है, देखो 7 भी रियल है, 3 भी रियल है, लेकिन जब 7 प्लस 3 आयोटा लिखते हैं तो रियल नंबर नहीं है। और आयोटा का मतलब आपने समझ लिया, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को बोला जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ें तो बेसिक बताया मैंने, आप उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ये दिखाएंगे कि प्लेन में कैसे दिखा जाता है, कार्टेशियन प्लेन में कैसे दिखाते हैं। फिर आपने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सॉल्व किया था, वो सॉल्व क्या किया था? रियल रूट्स होने पर सॉल्व करते थे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ जाता था, क्वाड्रेटिक में क्या होता था? डी अगर लेस देन 0 आ जाता था तो हम क्या कहते थे? नो रियल रूट। हम क्या कह देते थे? नो रियल रूट बोलते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे? डी अगर लेस देन 0 आता है तो भी हम सॉल्व करेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स बनाएंगे। क्या करेंगे? डी लेस देन 0 होने पर क्लास 11 में आप क्या करोगे? बोलो, आप आंसर करोगे, सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन इज देयर। सॉल्यूशन कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? बोलो, इमेजिनरी नंबर होगा। बोलो, नो रियल का मतलब क्या होगा? बोलो, नो रियल का मतलब कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होगा, यानी कि इमेजिनरी नंबर। कैसी नंबर होगी? इमेजिनरी नंबर सॉल्यूशन होगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 भी आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी आ जाए, उसका रूट, नेगेटिव का रूट अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव भी नंबर हो, तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। जबकि 10th में हम क्या करते थे? डी लेस देन 0 आता था, हम कहते थे चलो नो रियल रूट, छोड़ देते थे। लीनियर इनइक्वालिटी आ गई। देखिए लीनियर इनइक्वालिटी में कैसे होता है, आप ध्यान से देखो। लीनियर इनइक्वालिटी में क्या होता है? इस तरह की होती है। जैसे इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। अभी तक तो आप इक्वालिटी इक्वेशन पढ़ते थे, आपने क्या पढ़ा था? इक्वेशन। इनइक्वालिटी का मतलब होता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो मैं बोल रहा हूँ, ये है लेस देन, पहले वाले को कैसे पढ़ेंगे? लेस देन। दूसरे वाले को पढ़ेंगे ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। और तीसरे वाले को बोलेंगे लेस देन इक्वल टू। इसे कैसे बोलेंगे हम? लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बोलते हैं इसे हम बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पढ़ोगे आप ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वाला क्या है? तो इस तरह के इक्वेशन होंगे आपके पास। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू, पहले कैसा इक्वेशन होता था? नॉर्मल लिखा होता था। देखो पहले 10th में जो होता था, 10th में ऐसा होता था। देखो मैं लिखता हूँ 10th वाला इक्वल लगा होता था। कैसे? देखिए जैसे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 5, ऐसे लिखी होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा होगा? यहाँ पे इक्वल नहीं लगी होगी, आपको यहाँ पर ऐसे लिखा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 3x प्लस 7y इज लेस देन 5, ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। इसी को सॉल्व करना होगा, इसी के बेसिस पर एक्स वाई निकालने होंगे, इसी के बेसिस पर। इनइक्वल की साइन होगी, इक्वल की साइन नहीं होगी। इनइक्वालिटी मतलब इक्वल की साइन साथ में हो सकती है, लेस ग्रेटर के साथ हो सकता है इक्वल, लेकिन अकेला इक्वल नहीं। चाहे लेस ग्रेटर होगा या लेस ग्रेटर के साथ इक्वल की साइन होगी, इनइक्वालिटी बोलते हैं। इनइक्वालिटी ही सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम हो सकते हैं, सब इनइक्वालिटी के बेस पर हो सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन लाइफ में पहली बार आप सुन रहे हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है? परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। परमुटेशन क्या होता है? अरेंज करना। परमुटेशन की मीनिंग क्या हो गई? अरेंजमेंट। परमुटेशन की मीनिंग क्या हो गई? अरेंजिंग। और कॉम्बिनेशन की मतलब सेलेक्टिंग, कंबाइनिंग। कॉम्बिनेशन की मतलब क्या हो गई? सेलेक्टिंग और कंबाइनिंग। सेलेक्टिंग और कंबाइनिंग, सेलेक्टिंग, चूजिंग और कंबाइनिंग। बहुत लंबी डेफिनेशन में नहीं जा रहा मैं खाली आपको एक ओवरव्यू ही दे रहा हूँ। आज का मेरा पर्पस ओवरव्यू देना। तो इसमें आप पढ़ोगे, ये चीज़ें पढ़ोगे, आप NPR पढ़ोगे, NCR पढ़ोगे, फैक्टोरियल पढ़ोगे, N फैक्टोरियल पढ़ोगे। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, NPR, ये NPR पढ़ते हैं, NCR पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? N फैक्टोरियल। इसे क्या पढ़ते हैं? N फैक्टोरियल। तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे। मैं भी आगे बता देता हूँ इसकी मीनिंग।
तो NPR का मतलब होता है, NPR की मीनिंग होती है कि अगर n थिंग्स है उसमें r थिंग्स को अरेंज कैसे करेंगे। आप समझ लो NPR क्या क्या मीनिंग होता है कि n थिंग्स गिवन है, r थिंग्स को अरेंज कैसे करें उसमें से। NCR का मतलब होता है कि n थिंग्स गिवन है उसमें r थिंग्स की कलेक्शन कैसे करें, r थिंग्स को आई मीन कि कंबाइन कैसे करें या सिलेक्ट कैसे करें। फिर से बोल रहे हैं, NPR का मतलब गिवन n थिंग्स में से r थिंग्स की अरेंजमेंट कैसे करें। NCR का मतलब गिवन n थिंग्स में r थिंग्स की सिलेक्शन कैसे करें या उनको कंबाइन कैसे करें या ग्रुप कैसे बनाएं। बायनोमियल थ्योरम है। अच्छा, उसके बेस पर अभी मैं लंबी में ही डिस्कशन में जा रहा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पर आपके वर्ड प्रॉब्लम ही ज़्यादा होते हैं। उसमें कभी अरेंज करने बोलते हैं, कभी कंबाइन और कभी मिक्स्ड होती है, कभी अरेंज भी करते हैं, कंबाइन एक साथ ही करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो लाऊंगा उनमें आपको A to Z मिलेगा। बायनोमियल थ्योरम पहली बार मिला है। देखिए अभी तक आपने पढ़ा था क्या, 10th में, 10th में आपने इतना पढ़ा था, आपने स्क्वायर पढ़ा था, जैसे पावर 2 पढ़ा था, आपने पावर 3 पढ़ा था। मैं तो पावर 4 भी नहीं बोलूँगा क्योंकि पावर 4 होता तो आप स्क्वायर का स्क्वायर करते हो, पावर 4 होने पर आप क्या करते हो बोलो, आप पावर 4 को करते हो स्क्वायर का स्क्वायर, तब सॉल्व करते हो। लेकिन यहाँ पर कितनी अच्छी बात हो जाएगी कि 11th में आप बायनोमियल थ्योरम में क्या पढ़ोगे, 11th में पावर n पढ़ोगे, मतलब कोई भी पावर। 11th में a + b पावर n पढ़ोगे, मतलब एनी पावर। n 5 भी हो सकता है, देखो n कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, आप ये सारे पढ़ोगे तो कितना अच्छा हो गया। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल दूँ कि यहाँ पर आप 11th में आप क्या पढ़ोगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे 7x + 5/y का अगर कोई पावर 13 निकालने बोल दे या 12 निकालने बोल दे तो आप ये भी निकाल लोगे यहाँ पे। तो ये क्या है कि यहाँ पर आप बड़े बड़े पावर का एक फॉर्मूला पढ़ते हो जिसे हम बायनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं, बायनोमियल थ्योरम कहते हैं। एक फॉर्मूला लगाकर आप बड़े बड़े पावर की एक्सपेंड करते हो, उनकी प्रॉपर्टी पता कर लेते हो, यहाँ तक कि बिना एक्सपेंड किए आप बता देते हो 10th टर्म कौन सा होगा। आपने जैसे पावर 15 है, सपोज पावर 15 है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई 9th टर्म कौन सा है, तो आप बिना एक्सपेंड किए भी बता दो इस फॉर्मूला के हेल्प से। एक तो आप एक्सपेंड कर सकते हो इतने बड़े बड़े पावर, आप ये भी बता सकते हो कि 15 टर्म होगा कौन सा, आप ये बता 15th टर्म की कोफिशिएंट क्या होगी, उसमें x पावर 15 के पहले कौन सा नंबर लगा होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। जब आप वीडियो पर रेगुलर रहोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, तो आप देखोगे कि मेरी वीडियो इतनी सीरीज में आएगी और इतने बेसिक से आएगी, A to Z मैं सारे समझाऊंगा। मैं ऐसा समझाऊंगा कि लगेगा कि सर तो बिल्कुल मेरे साथ बैठे हुए हैं। तो चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अभी अभी सब्सक्राइब करके रख लो। ऐसे अच्छा चैनल आपको भी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 से 12 तक के सारे वीडियो आते हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपके फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स को भी काफ़ी सपोर्ट मिलती है। साथ से सबको शेयर करो क्योंकि 8 से 12 तक सारे वीडियो मैथ्स के यहाँ पे आते हैं। अब देखिए 5th चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। अब नाम से लग रहा हो सीक्वेंस एंड सीरीज, तो यहाँ पे एक फ़र्क पड़ गया। अभी 10th में आप क्या पढ़ते हो, 10th में आप पढ़ते हो AP। देखो 10th में क्या पढ़ते हो आप, AP पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे 11th में, 11th में आप AP के साथ GP भी पढ़ोगे। AP क्या होता था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। AP क्या होता था बोलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अभी आपने पढ़ा 10th में। और वो भी क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ा तो अभी बेसिक पढ़ा, अभी डीप में नहीं गए। 11th में क्या होगा, 11th में AP के साथ GP लग जाएगी आपकी, AP एंड GP। GP मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, GP का मतलब क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये लग जाएगी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है मल्टीप्लाई में जाता है, जैसे मल्टीप्लाई में जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, तो ये मल्टीप्लाई में जाती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आप AP के साथ GP पढ़ने लगोगे। साथ साथ आपने अभी नहीं पढ़ा था AM और GM पढ़ने लगोगे। देखो AM क्या है, अर्थमेटिक मीन है। आप देखो ध्यान से, AM क्या है, अर्थमेटिक मीन। GM क्या है, GM आपकी है ज्योमेट्रिक मीन। AM है अर्थमेटिक मीन और GM है ज्योमेट्रिक मीन। और इसके बेस पर थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, ट्रिकी भी हो सकते हैं। क्लास 11 तो थोड़ी ट्रिकी होती है लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। एक चीज़ मैं एश्योर करता हूँ, ट्रिकी होना अलग चीज़ है, इंटरेस्टिंग बहुत होगी। आपको हमेशा मन लगेगा, मन होगा मैथ्स से ही पढ़ते रहो। कभी कभी तो पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ लो, सिर्फ मैथ्स से क्यों पढ़ते हो, इतनी इंटरेस्टिंग लगती है। तो AP GP के साथ AM और GM आएगा। AM अर्थमेटिक मीन होता है, एवरेज टाइप का होता है। GM ज्योमेट्रिक मीन होती है, वो भी एवरेज टाइप की होती है। तो ये दो सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपके 2 हो गए। और इंट्रेंस में तो बहुत लंबी है, उस पर ही बात नहीं कर रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके पास 3 चैप्टर है। पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइन है। आपने अभी तक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा था। देखो 10th में क्या पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सिर्फ कार्टेशियन सिस्टम। उसमें हम एक बनाते थे, ऐसे हम XY एक्सिस बनाते थे पॉइंट के बेसिस पर। XY एक्सिस बनाकर हम क्या करते थे,
पॉइंट के बेसिस पर थोड़े से डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे। हम एक ही दो चीज़ तो करते थे, डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे या कभी कभी सेक्शन फार्मूला, कभी मिड पॉइंट लगाते थे, यही सब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ी बात बड़ी हो जाती है। यहाँ पे आप स्लोप पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे आप, स्लोप पढ़ोगे लाइन की, यहाँ पे एंगल पढ़ोगे दो लाइन के बीच का, यहाँ पे बहुत तरह की इक्वेशन पढ़ोगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे होता है, तो बहुत तरह के इक्वेशन पढ़ोगे। जैसे देखो, पहले तो आप स्लोप पढ़ोगे, स्लोप ऑफ लाइन पढ़ोगे क्या होता है, मैं अभी बता नहीं रहा हूँ क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन पढ़ोगे। फिर आप एंगल बिटवीन लाइन्स पढ़ोगे, एंगल बिटवीन लाइन, दो लाइन बना दो उसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन लाइन्स, टू लाइन्स, जैसे दो लाइन बना दो उसके बीच का एंगल बता दो। जैसे दो लाइन बना रहा हूँ, मैंने दो लाइन बना दिया, इसके बीच का एंगल क्या होगा भाई, थीटा क्या होगा, ये पूछेंगे। स्लोप पूछेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछेंगे, तरह तरह के कंडीशन में। कभी एक पॉइंट दे देंगे कि भाई इस पॉइंट से पास करा बता दो, कभी दो पॉइंट दे देंगे, कभी एंगल बोल देंगे इस एंगल से बाद एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री से जा रहा है तो कैसे इक्वेशन होगा। कभी बोलेंगे कि दो स्ट्रेट लाइन है आपस में 60 डिग्री पर काटते हैं, पॉइंट 1 2 से पास करते हैं, मतलब सर्टेन कंडीशंस देंगे और हर कंडीशन में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको बनाना होगा। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, तो आप आज तो खाली ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाओगे डिफरेंट कंडीशन में। कोनिक सेक्शन आपके लिए 100% न्यू हो जाएगा। इसमें आप कितनी चीज़ें पढ़ोगे, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। सर्कल तो सबको पता ही है, इलिप्स आपका दो तरह का दिखता है, इलिप्स दो तरह के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, नंबर 1 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, ऐसा वाला होता है, ये इस तरह की इलिप्स हॉरिजॉन्टल है जिसमें एक्स एक्सिस की तरफ बड़ा सा होता है, ये इलिप्स हॉरिजॉन्टल है। दूसरा कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल है, वर्टिकल इलिप्स ऐसी दिखेगी, ये वर्टिकल इलिप्स इस तरह की दिखेगी, हॉरिजॉन्टल वैसी। फिर आप पैराबोला 4 तरह के होते हैं, पैराबोला 4 टाइप्स के आप पढ़ोगे, इलिप्स 2 टाइप के पढ़ोगे, पर सर्कल भी पढ़ोगे, सर्कल का मैंने फिगर नहीं बनाया, आप सर्कल भी पढ़ोगे, सर्कल का फिगर बनाया नहीं, सर्कल पढ़ोगे, इलिप्स 2 टाइप के पढ़ोगे, पैराबोला 4 टाइप के। देखो आप ऐसा पैराबोला एक ये टाइप पढ़ोगे, एक ऐसा दिखेगा, दूसरा आपको ऐसा दिखेगा, फिर आपको पैराबोला ऐसा दिखेगा, ये तीसरी टाइप, और ये चौथी टाइप। आप ये 4 टाइप के पैराबोला पढ़ोगे। फिर आप 2 टाइप के हाइपरबोला पढ़ोगे। तो आप क्या क्या पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे, इलिप्स 2 टाइप के पढ़ोगे, पैराबोला 4 टाइप के, और हाइपरबोला आप 2 टाइप के पढ़ोगे। हाइपरबोला एक होगा आपका ऐसा वाला, दोनों साइड से ओपन होगा, दोनों साइड से ओपन होगा, या फिर ऊपर नीचे, चाहे तो लेफ्ट राइट ओपन होगा या ऊपर नीचे, देखो आप, चाहे तो अप डाउन ओपन होगा या ऊपर नीचे ओपन होगा। 2 टाइप के पैराबोला, 2 टाइप के हाइपरबोला, 4 टाइप के पैराबोला, 2 टाइप के इलिप्स। इंट्रोडक्शन टू 3D, पहली बार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की इंट्रोडक्शन दे देंगे वो। अभी तक आपने जो पढ़ा था ज्योमेट्री क्लास 10 में 2 डायमेंशनल होती थी, एक्स वाई एक्सिस वाली, यहाँ पर 3 डायमेंशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल का मतलब आपके पास 3 एक्सिस होंगे, देखो। और यहाँ एक्स वाई जेड किसी को माना जाता है, ध्यान रखना, एक्स वाई जेड किसी को, जैसे एक्स माना, वाई माना, जेड माना, ये तीनों आपस में 90 डिग्री होते हैं। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आर एट 90, एक्सिस आर एट 90, ये 90 डिग्री पर तीनों एक्सिस होती है। तो आप कैसे भी बना दो, जैसे कोई बच्चा कहेगा मैं तो एक्स वाई जेड अलग लिखूंगा, कोई बात नहीं, एक्स वाई जेड कहीं लिखो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों एक्सिस आपस में 90 बनाते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट नहीं पढ़ोगे, यहाँ 3 पॉइंट पढ़ोगे। जैसे 10th में क्या होता था, 10th में हम पॉइंट कैसे लिखते थे, बोलो, पॉइंट को हम डबल करके लिखते थे, ऐसे लिखते थे। 10th में हम लिखते थे 1 2 ऐसे। लेकिन 11th में आप पॉइंट को कैसे लिखोगे, 3D में, 11th के 3D में आप पॉइंट को कैसे लिखोगे, बोलो, 3D ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कैसे लिखोगे, ट्रिपल, जैसे पॉइंट P को लिखोगे आप 1 2 -5 ऐसे करके लिखोगे। तो 10th में 2 पॉइंट और 11th में भी 2 पॉइंट वाले हैं स्ट्रेट लाइन, 11 में 2 पॉइंट वाले भी हैं, लेकिन 11th में 3D भी लग गई। तो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D CG मैंने शॉर्ट में किया है, 3D CG मीन्स 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 3 पॉइंट से चलेंगे, इसमें हम डिस्टेंस निकालें या कुछ भी करें, यहाँ 3 पॉइंट यूज करेंगे। अब देखो आपकी कैलकुलस इंटायरली न्यू है, लाइफ में पहली बार आया है। इसका जो बहुत ज़्यादा यूज है, हायर मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज है, इकोनॉमिक्स को ऑनर्स करने जाए वहाँ यूज है, कॉमर्स में भी यूज है, इकोनॉमिक्स में भी यूज है, हायर इंजीनियरिंग में, मैथ्स में कहाँ यूज नहीं है। तो कैलकुलस क्या है, बैकबोन ऑफ मैथ्स है, ये बैकबोन है, बैकबोन किसका किसका, बहुत सी चीज़ों का, ये फिजिक्स का, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का, ये बहुत सी चीज़ों का बैकबोन है, इंजीनियरिंग का, कितनी चीज़ों का बैकबोन है। तो इसमें आप जो पढ़ोगे यहाँ पे कम पढ़ोगे, 11th क्लास में छोटी सी पढ़ोगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ोगे।
डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज पढ़ते हैं। तो इस पर मैं अभी ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, लेकिन आप समझ लो कि कैलकुलस बिल्कुल नया ब्रांच है आपके लिए, बैकबोन है मैथ्स की। फिजिक्स, मैथ्स, इंजीनियरिंग हर जगह हेल्प करता है इकोनॉमिक्स में। स्टैट पढ़ोगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। आप क्या पढ़ोगे, एक स्टैट पढ़ोगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। स्टैट में आप यहाँ पे पढ़ोगे मीन डेविएशन वेरिएंस एनएसडी। आप देखो यहाँ पे आप मीन मीडियन मोड नहीं पढ़ोगे। 10th में जैसे मीन मीडियन मोड पढ़ते थे, यहाँ थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। यहाँ आप क्या पढ़ोगे, मीन डेविएशन, यहाँ क्या पढ़ोगे, वेरिएंस। मीन डेविएशन को मैंने एमडी लिख दिया, वेरिएंस लिखा, फिर यहाँ एसडी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ ये चीज़ें पढ़ोगे, मीन डेविएशन, वेरिएंस, एसडी। तो अभी मैं फॉर्मूला नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। जैसे वहाँ पे तो सिर्फ आपको सिखाया था कि नंबर ऑफ क्या लिखते थे 10th में, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 10th में क्या लिखते थे हम, 10th में हम ऐसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। मतलब क्या होता था, ये क्या होता था, एन ई क्या होता था, एन ई होता था फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होता था। और एन एस क्या होता था, आप बताओ खुद ही रिकॉल करो। एन एस होता था टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता था, और फेवरेबल आउटकम्स होता था, और एन एस क्या होता था, टोटल आउटकम्स होता था। ये टोटल आउटकम्स होता था। तो यहाँ फॉर्मूला तो यही है, लेकिन यहाँ थोड़े से आप डीप में जाओगे, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और क्लास 12 में जाकर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 11th में थोड़ी बड़ी होगी 10th के कंपेरिजन में, ज़्यादा नहीं, लेकिन 12 में बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यही था सिलेबस का एक ब्रेकअप। तो आप सबको मैं ये बेस्ट विशेस आपके लिए करता हूँ कि आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छे आए मे में। और मे का वेट मत करो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। टॉपिक वाइज वीडियो आने वाले हैं तुरंत, अभी बहुत जल्दी वीडियो रिलीज होने वाली है। फर्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा और टॉपिक वाइज चलूँगा। तो आप रिजल्ट का वेट मत करो, क्योंकि 11th की सिलेबस बड़ी होती है, तो अभी से करोगे तभी तो कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं होप करता हूँ आप सबके रिजल्ट बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जल्दी मिलता हूँ एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। आप फटाफट लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सी यू सून।